गुड इवनिंग क्लास। अपन करने वाले हैं आज प्रेजेंट टेक्स्ट का पेपर जो 12 अक्टूबर को हुआ था। उसमें अपन केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करेंगे। और ये कोर्स पेपर मतलब जो पेपर कोड है वो ए है, ठीक है। तो अपन आया चालू करें। पहला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट जो होता है उसको अपन यूज़ करते हैं प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और अपने को ये कह रखा है कि एल्यूमिनियम का आयन और जो सल्फेट का आयन है उसका चार्ज दे रखा है एल्यूमिनियम का +3, सल्फेट का -2। और अपन से बोले कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो यूज़ किया गया है उसको मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो पहले अपने को यहाँ से ये पता चलाना है कि अमोनियम सल्फेट जो है उसका बैलेंस प्रोडक्ट कैसा होगा। तो +2 एल्यूमिनियम का चार्ज है SO4 पे माइनस, सॉरी एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज और सल्फेट पे है -2 का चार्ज। तो अपन 2 एल्यूमिनियम लेंगे और 3 सल्फेट लेंगे और उससे अपने पास एक न्यूट्रल या एक बैलेंस प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलता है अपने को Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। और फिर अपन को उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो एल्यूमिनियम अपने पास कितने हैं, ×2 हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर मास हो गया 54, ठीक है। अपने पास सल्फर जो है अपने पास टोटल 3 है। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 3 का हो जाएगा अपने पास 96। और अपने पास ऑक्सीजन टोटल है 12, तो इनका हो जाएगा अपने पास 192। तीनों का ऐड करेंगे तो अपने पास 342 आता है। और यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया, ठीक है। फिर एक सेकंड, फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग चेंजेस एंडोथर्मिक इन नेचर। डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्सोथर्मिक होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फ्रॉम कार्बन एंड सल्फर, ये अपना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आता है फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसमें अपने को एनर्जी रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। स्ट्रॉन्गली हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, अपन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन अपना एंडोथर्मिक है, तो दोनों किस में आते हैं अपने थर्ड आंसर में। तो अपना क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड आंसर सही है, ठीक है। फिर अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कंपाउंड PQ2 दे रखा है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह से अरेंज हैं। अब अपने को ये बताना है कि इन सब में से कौन सा वाला अपना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे आसान बात पहले देखिए। फॉस्फो अपने को PQ2 दे रखा है ना। PQ यहाँ पे और यहाँ पे भी Q है। अब Q के पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस वाली Q पे भी 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 5 6, ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं। अब अपन देख सकते हैं क्यू के पास 7 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस से रिप्रेजेंटेड हैं। पी के पास अपने पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, अपन ने डॉट से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। और ये यहाँ पे भी क्यू में भी 7 इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस से रिप्रेजेंटेड है। पी का 1 इलेक्ट्रॉन और क्यू का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बना रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब अपने को ये समझना है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उससे अपन पता चलाएंगे कि कौन सी स्पीशीज है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें पी की। अगर अपन पी की बात करें तो टोटल उसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ उसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। और शेयरिंग के अंदर जब वो शेयरिंग करता है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं, जिससे कि वो पूरी की पूरी अपनी वैलेंसी भर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो पी के पास आउटर मोस्ट शेल में अभी तो है 6, और इसकी फिर वैलेंसी क्या होगी अपने पास 2 की वैलेंसी आ गई, ठीक है। फिर वही बात करें अपन क्यू की। अब जो क्यू है अपना, उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको वैलेंसी है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब अपन ऑप्शंस के अंदर देखें कौन से ऐसे हैं जो मैच करते हो इनके साथ। तो नाइट्रोजन क्लोरीन, जी नहीं, नाइट्रोजन पहली कंडीशन ही नहीं फुलफिल करता अपनी। फिर अपन आते हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन पे। तो अगर अपन पी को मैच करते हैं चलो ऑक्सीजन से, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 की वैलेंसी होती है, ठीक है। फ्लोरीन को अगर अपन क्यू के साथ रखते हैं तो अपन को दिख रहा है कि क्यू में फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल के अंदर अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 की वैलेंसी चाहिए होती है। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो अपना करेक्ट आंसर हो गया OF, ठीक है। अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में अपना पहला है कि अपन ने 3 मेटल लिए, जिंक, कॉपर और आयरन। जिंक को अपन ने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। अब किसने पूछा है क्वेश्चन में कि जनरली क्या होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को हाइड्रोजन मिलता है। जब अपन एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज होती है।
पर इस केस में एक ब्राउन गैस रिलीज हुई है जिसका बड़ा शार्प स्मेल है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, मतलब HNO3 जो है, वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो H2 रिलीज होती है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पे जो H2 रिलीज होती है, उनको ये ऑक्सीडाइज करके H2 को वाटर में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये जो H2 यहाँ पे जो रिलीज होती है वो वाटर में बन जाती है ना। और इस प्रोसेस के अंदर नाइट्रिक एसिड खुद को रिड्यूस करके अपने ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है, जो जैसे कि NO2 या N2O, ये कुछ हैं जो ये अपने नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और इन्हीं के चक्कर में अपने को वो ब्राउन गैस और बड़ी शार्प स्मेल ऑब्जर्व होती है। तो अपना थर्ड आंसर आएगा इसका कि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। ठीक है, ये थर्ड आंसर हो गया। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में अपने को डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का अपन ने रिएक्शन करवाया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इन अ वॉश बॉटल। और अपन ने क्या किया, इससे जो इस प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है उसको अपन ने फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ किया। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या रीज़न है कि इस प्रोसेस के वजह से फायर एक्सटिंग्विश होगी कैंडल के अंदर। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डिस्चार्ज कंटेन वाटर वेपर विच कूल्स द फ्लेम एंड टर्न्स इट ऑफ। ऐसा नहीं होता कि वाटर वेपर जनरेट होकर बाहर नहीं जा रहे हैं, है ना। दूसरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच डज नॉट सपोर्ट कंबशन डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन अराउंड द फ्लेम। जी, ये इसका आंसर सही है ना। बाकी एक बार पॉइंट्स को भी बता दूं अगर आपको कंफ्यूजन है। गैस रिलीज रिएक्ट्स विद वैक्स टू फॉर्म एसिड दैट टर्न्स ऑफ द फ्लेम। ऐसी कोई गैस रिलीज नहीं होती कि वो वैक्स के साथ रिएक्ट करके फ्लेम को टर्न ऑफ कर दे। फिर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विच एब्जॉर्ब्स द हीट एंड ब्रेक कंबशन साइकिल। नहीं, हाइड्रोजन गैस फ्यूल की तरह एक्ट करती है और वो और ज़्यादा कंबशन में हेल्प करती है। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि सब्सटेंस P इज लिबरेटेड एट एनोड एंड Q इज लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो आप बताइए कि, और इनने बोला है जो P है वो ग्रीनिश येलो। इनका क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि अपन ने ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया और उसमें अपने को दो चीज़ें ऑब्टेन्ड होती हैं, एक कैथोड पे एक एनोड पे। और अब अपने को ये बताना है, अपन से ये कहा गया है कि जो पी पे जो ऑब्टेन्ड होता है वो ग्रीनिश येलो इन कलर होता है और जो क्यू पे जो ऑब्टेन्ड होता है वो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। पहली बात, ब्राइन जो होता है ना एक कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaCl होता है, ठीक है। और अपन जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को क्लोरीन और हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। क्योंकि अपने को ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे NaOH भी मिल रहा होता है, वहाँ से अपने पास हाइड्रोजन आता है। अब इसमें होता क्या है कि जो क्लोरीन है वो अपने को मिलता है कैथोड पे, और जो अपने को हाइड्रोजन है जो है वो अपने को एनोड पे ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो अपन ये देख सकें P इज लिबरेटेड एट एनोड, और जो क्लोरीन होता है अपने को दे रखा है ग्रीनिश येलो इन कलर, और जो हाइड्रोजन होता है वो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो बनाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। अपने को ये दे रखा है कि एक्व सॉल्यूशन दे रखे हैं अपने को तीन सॉल्ट्स के, जिसमें है WXY, है ना। और अपन ने तीनों के अंदर एक एक्सपेरिमेंट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनाफ्थिलीन डाला है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में अपन ने उसमें मिथाइल ऑरेंज डाला है, ठीक है। अब अपने को दे रखा है कि अपन ने जब इनको चेक किया कि किस टाइप का कलर चेंज देते हैं फिनाफ्थिलीन और ब्लू लिटमस पेपर डिप करने पे, उसके हिसाब से हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा है। तो अपन ये समझे, अपन ने जब W के अंदर फिनाफ्थिलीन डाला और वो कलरलेस हो गया, तो इसका मतलब कंपाउंड जो है फिनाफ्थिलीन कलरलेस जब देता है जब एसिडिक हो या न्यूट्रल हो, ठीक है। और वहीं पे अपन ने जब ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया W को, तो वो अपने को दे रहा था ब्लू कलर। इसका मतलब अपना जो W है इट्स वेरी बेसिक और इट्स वेरी स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। स्लाइटली बेसिक बोलेंगे क्योंकि फिनाफ्थिलीन उसको कलरलेस दे रहा है। तो अपने पास W जो है, W अपना आ गया स्लाइटली बेसिक, है ना। और इसके बाद अपन देखें अपने को Y दे रखा है ना। अब जो Y जो है अपन यहाँ पे देख X में अपन ने जब फिनाफ्थिलीन डाला तो पिंक हो गया। पिंक हो गया इसका मतलब X जो है फिनाफ्थिलीन के हिसाब से है बेसिक है।
फिर वहीं पे अपन ने देखें, जब अपन ने ब्लू लिटमस पेपर डाला, जब भी ब्लू रहता है, इसका मतलब अपना वाई जो है वो अपना कंपैरेटिवली ज़्यादा बेसिक है नेचर में, तो अपन इसको लिख देंगे बेसिक इन नेचर, है ना, बेसिक इन नेचर। फिर अपने पास बचता है एक्स। एक्स जो है फिनाइलएथिलीन के अंदर कलरलेस देता है, कलरलेस का अपने को क्या याद रखता है, या न्यूट्रल हो सकता है। पर वहीं पे अपन ने जब ब्लू लिटमस पेपर डाला वो रेड हो गया। जब वो रेड हो गया इसका मतलब अपना जो फिनाइल, जो अपना वाई है वो अपना एसिडिक है नेचर में, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब इनमें अपन कंपाउंड में आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस में अपने को, अब अपन देखें डब्ल्यू अपना स्लाइटली बेसिक है और वाई अपना बेसिक इन नेचर है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर दिखाता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे, अब NaHCO3 और NaCl दे रखे हैं अपने को दो बेसिस। तो NaCl जो है वो थोड़ा वीक बेस है इन कंपेरेटिव टू NaHC3। तो W अपना NaCl हो गया, X अपना NaHCO3 हो गया, और Y अपने को पता है एसिड है, और एसिड अपने को एक ही दे रखा है वो है NH4NO3। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। फिर अपन आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, जो होते हैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे दो एलिमेंट है जो वाटर के साथ बहुत वैलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है सोडियम और पोटेशियम। अब यहाँ से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 11 दे रखा था सोडियम हो गया, यहाँ पे 19 दे रखा था पोटेशियम हो गया, इससे अपना आंसर नंबर 3 आ जाता है। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन एन एक्सपेरिमेंट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है, एंड चेंजेस इनटू पाउडर, लिखा है वाइट पाउडर आ जाता है। तो पाउडर जो होता है, अब मैग्नीशियम का अपन जब कंबशन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो अपन सारे ऑप्शन अपने फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही मिल जाता है, तो इसका फर्स्ट हो गया आंसर। फिर अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा होता है कि अब अपन ने एक लैब के अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर अपन ने हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे रखा, ठीक है, और अपन ने इसके अंदर लैक्टोज लगाया और एक हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, तो बच्चों को ऑब्जर्व हुआ कि एक फेंट बीम मूव कर रही है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। और इन रेस को अपन को पता चला कि कैनाल रेस कह रखा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अपने को कौन सी चीज़, अब बेसिकली क्या होता है, कैनाल रेस क्या होती हैं, जो H+ जब होते हैं, H जो होता है वो जो आयोनाइजेशन होके H++ इलेक्ट्रॉन बना लेता है, और ये जो H+ जो प्रोटॉन है वो मूव करता है, उसको अपन कैनाल रेस कहते हैं, और ये अपना पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन हो गया। तो अपना आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि ट्राइनेगेटिव आयन of an element has 8 electron in its last m shell. The number of proton are x and the valency of electron is y. Then the final value are respectively. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब इसने कहा है लास्ट शेल जो दे रखी है वो एम शेल दे रखी है, तो अपने को पता है पहले के, फिर एल, फिर एम। के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, एल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और एम के अंदर भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब इसने कहा ट्राई ट्राई नेगेटिव आयन है, इसका मतलब जो अगर कोई जो अपने पास न्यूट्रल आयन है वो अगर एक्स है, तो अपने को -3 चार्ज दे रखा है उसके ऊपर, ठीक है। और उस चक्कर में इसके पास लास्ट शेल के अंदर, एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अगर अपन न्यू तो x-3 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 + 8 + 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर अपन सिर्फ x की बात करें, सिर्फ और सिर्फ x की, तो उसके अंदर एम शेल से 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे और अपने पास नेट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट के अंदर बचते हैं 15। और अब अपने को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल आयन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने को यहाँ से ये पता चल गया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स है वो अपने पास 15 ही है, ठीक है। और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज वाई। अब वाई क्या होता है कि उस शेल के अंदर कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो शेल पूरी भर जाए। तो अपने को पता है एम शेल के अंदर 8 आते हैं, और 8 भरने के लिए, 8 तक पहुंचने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया फर्स्ट, है ना। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है।
अपन ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं। तो पहला दे रखा है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी कैन बी एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन स्टेट। जी ये गलत है, हाई रिएक्टिविटी वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास एक सेकेंड, फिर अपने पास आता है सेकंड। सेकंड पे है प्रायर टू रिडक्शन मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। ये जी अपने पास ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड अपना ट्रू है। फिर अपने पास आता है थर्ड, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। जी ये भी गलत है, ऐसा नहीं पॉसिबल होता, है ना। और फिर अपने पास आता है फोर्थ, थर्माइट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये अपने को ट्रू दे रखा है, ये सही है। तो फॉल्स ट्रू करके अपना पहला आंसर सही है। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जिसको हीट करने पे अपने को एक येलो रेजिड्यू मिला बॉटम पे, और एक कलर गैस जो होती है वो आती है जो कंबशन में हेल्प करती है, और एक ब्राउन गैस विद पंजेंट स्मेल फिल्स द एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्ट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस। तो बड़ा आसान सा है, अपने को जो वाइट क्रिस्टलाइन दे रखा है वो बेसिकली लेड नाइट्रेट होता है ना। और जब लेड नाइट्रेट को अपन हीट कर रहे होते हैं तो अपने को ऑब्टेन होता है उसके अंदर ये येलो रेसिड्यू। और ये जो येलो रेसिड्यू होता है, येलो रेसिड्यू इज, सॉरी, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जो क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा होता है कि केमिस्ट्री लैब में अपन ने वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया। हीट करने पे अपने को सडनली एक येलो रेजिड्यू ऑब्टेन्ड होता है, साथ में कलरलेस गैस ऑब्जर्व होती है जो अपने को कंबशन में हेल्प करती है, और एक ब्राउन कलर का स्मोक जो पंजेंट स्मेल देता है। अब अपन को आइडेंटिफाई करना है कि सारा क्या है। तो यहाँ पे जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जा रहा है वो है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है हीट करने पे तो अपने को येलो कलर का रेजिड्यू जो मिलता है वो अपने को मिलता है लेड ऑक्साइड, पीबीओ, है ना। यहाँ पे अपने को लेड ऑक्साइड मिला, लेड ऑक्साइड मिला। और जो कलरलेस गैस जो कंबशन में हेल्प कर रही है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो ब्राउन गैस जो है वो अपनी NO2 है। तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है। फिर आते हैं कि अपन ने एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया। ठीक है, अब अपन ने उसको सॉल्यूशन को करा कोल्ड और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। ठीक है, तो अब अपने को ये समझना है, अपन ने क्रिस्टलाइन सॉलिड ए को वाटर में ऐड किया और वो सॉल्यूशन जो होता है कोल्ड हो जाता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कोल्ड का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन जो हुआ जब सॉल्यूशन बना तो एंडोथर्मिक प्रोसेस से बना और उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ली, इसलिए वो कोल्ड हो गया। और यहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन हुआ है। व्हेन दिस सॉल्यूशन इज एडेड टू कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ बी अ कर्डली वाइट प्रेसिपिटेट सी फॉर्म। ठीक है, तो कलरलेस से कर्डली वाइट जा रहा है। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट द precipitate स्लोली टर्न्स ग्रे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली ऐसा कौन सा कंपाउंड जो सॉल्यूशन बनाता है और वो कोट हो जाता है, तो अपने पास एक AgNO3 होता है। तो यहाँ पे AgNO3 अपने तरफ से फर्स्ट ऑप्शन में है। साथ ही NaCl और ये अपना हेल्प करते हैं उसको कलरलेस टू कर्डली जाने में। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो यहीं पे अपना एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर फॉर टुडेज टैलेंट टेक्स्ट 12 अक्टूबर को जो हुआ है उसके हैं। थैंक यू।